उस सुबह बड़े बुजुर्ग घेरलैंड ने आराम से काम किया। आखिर बलिदान का दिन साल में सिर्फ एक बार आता था और उन्हें शापित घर तक गंभीर जुलूस के दौरान और उदास वापसी के दौरान सबसे अच्छा दिखना पसंद था। उन्होंने दूसरे बुजुर्गों को भी ऐसा ही करने के लिए उत्साहित किया। लोगों को एक अच्छा शो दिखाना जरूरी था। उन्होंने ध्यान से अपने गालों पर हल्का सा सुर्ख रंग लगाया और अपनी आंखों में काजल की मोटी लाइनें खींची। उन्होंने शीशे में अपने दांत देखे, ये पक्का किया कि उनमें कोई गंदगी या चिपचिपी चीज ना हो। उन्हें वो शीशा बहुत पसंद था और प्रोटेक्टोरेट में वही एक शीशा था। घेरलैंड को किसी ऐसे चीज का मालिक होने से ज्यादा खुशी किसी और चीज से नहीं मिलती थी जो सिर्फ उनके पास हो। उन्हें खास होना पसंद था। बड़े बुजुर्गों के पास बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो प्रोटेक्टोरेट में खास थी। ये नौकरी के फायदों में से एक था। प्रोटेक्टोरेट, जिसे कुछ लोग कैटल किंगडम और दूसरे लोग दुखों का शहर कहते थे, एक तरफ खतरनाक जंगल और दूसरी तरफ एक बहुत बड़े दलदल के बीच बसा था। प्रोटेक्टोरेट में ज़्यादातर लोग दलदल से ही अपना गुजारा करते थे। माएँ अपनी बच्चों से कहती थी, दलदल में ही चलने में भविष्य है। आप समझते हैं, भविष्य ज़्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन कुछ न होने से तो बेहतर ही था। दलदल बसंत में ज़रीन की टहनियों से भरा रहता था, गर्मियों में ज़रीन के फूल और पतझड़ में ज़रीन के बल्बों। इसके अलावा दवा वाले और जादुई पौधों की एक बड़ी बॉर्डर लाइन होती थी, जिन्हें काटा जा सकता था, तैयार किया जा सकता था और जंगल के दूसरी तरफ के व्यापारियों को बेचा जा सकता था, जो बदले में दलदल के फल दूर दूर के फ्रीस्टीज तक पहुंचाते। जंगल अपने आप में बहुत खतरनाक था और सिर्फ सड़क से ही वहां जाया जा सकता था और बुजुर्ग सड़क के मालिक थे। कहने का मतलब है कि बड़े बुजुर्ग घेरलैंड का रोड पर मालिकाना हक था और दूसरे बुजुर्गों का हिस्सा था। बुजुर्गों का बॉग पर भी मालिकाना हक था और बागों पर भी और घरों पर भी और बाजार के चौराहों पर भी, यहाँ तक कि बागीचों के प्लॉट पर भी। इसलिए प्रोटेक्टोरेट के परिवार सराकंदों से अपने जूते बनाते थे। इसलिए मुश्किल समय में वो अपने बच्चों को बॉग का गाढ़ा भरपूर सूप पिलाते थे, इस उम्मीद में कि बॉग उन्हें ताकतवर बनाएगा। यही वजह थी कि बुजुर्ग और उनका परिवार बीफ, मक्खन और शराब पीकर बड़े, मजबूत और गुलाबी गालों वाले हो गए थे। दरवाज़ा खटका। अंदर आओ, बड़े बुजुर्ग घेरलैंड ने अपने रौब का कपड़ा ठीक करते हुए बुदबुदाया। ये एंटेन था, उसका भतीजा, एक एल्डर प्रशिक्षु, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि घेरलैंड ने कमजोरी के एक पल में उस अजीब लड़के की और भी अजीब माँ से वादा किया था। एंटेन एक अच्छा नौजवान था, लगभग 13 साल का। वो मेहनती था और जल्दी सीखने वाला। वो नंबरों में अच्छा था और अपने हाथों से होशियार था और थके हुए बुजुर्गों के लिए सांस लेने जितने तेजी से एक आरामदायक बेंच बना सकता था। और घेरलैंड को उस लड़के के लिए एक अजीब और बढ़ता हुआ लगाव हो गया था। पर एंटेन के बड़े विचार थे, बड़ी कल्पनाएं और सवाल। घेरलैंड ने बाहेस कोड़ी। एंटेन, वो इसे कैसे कहे, कुछ ज़्यादा ही उत्साही था। अगर ये यूं ही चलता रहा तो उसे लिपटाना पड़ेगा। खून का रिश्ता होने के बावजूद ये विचार घेरलैंड के दिल पर पत्थर की तरह बोझ बनकर बैठ गया। अंकल घेरलैंड, एंटेन ने अपनी बहुत ज़्यादा जोश से अपने अंकल को लगभग गिरा ही दिया। शांत हो जाओ लड़के, बुजुर्ग ने गुस्से से कहा। ये एक गंभीर अवसर है। लड़का तुरंत शांत हो गया।
उसका उत्सुक कुत्ते सा चेहरा जमीन की ओर झुक गया। गेरलैंड ने उसे धीरे से थपथपाने की इच्छा की, पर खुद को रोक लिया। मुझे यहाँ भेजा गया है, एंटेन ने धीमी आवाज में कहा, आपको ये बताने के लिए कि दूसरे बुजुर्ग तैयार हैं और पूरी जनता रास्ते के दोनों ओर इंतजार कर रही है। सभी लोग गिने जा चुके हैं। सभी लोग? कोई कामचोर तो नहीं है? पिछले साल के बाद मुझे शक है कि फिर कभी कोई होगा, एंटेन ने कांपते हुए कहा। अफसोस। गेरलैंड ने फिर से अपना आईना देखा और अपने गालों का रंग ठीक किया। उसे प्रोटेक्टोरेट के लोगों को कभी कभी सबक सिखाने में मज़ा आता था, इससे चीज़ें साफ हो जाती थी। ठीक है भतीजे, उसने अपने कपड़ों को कलात्मक ढंग से झटकते हुए कहा, जैसे परफेक्ट बनने में उसे 10 साल से ज़्यादा का समय लगा था। चलो चलते हैं, आखिर वो बच्चा खुद को कुर्बान नहीं करेगा। और वो एंटीन के साथ लड़खड़ाते हुए सड़क पर चला गया। आमतौर पर कुर्बानी का दिन पूरे धूमधाम और गंभीरता के साथ आता और जाता था। बच्चों को बिना किसी विरोध के सौंप दिया जाता था। उनका सुन परिवार चुपचाप दुख मनाता रहता था और पड़ोसियों के दिलासे देने वाले बाहें उनके दुख को कम करने के लिए उनके चारों ओर होती थी। आमतौर पर कोई भी नियम नहीं तोड़ता था, लेकिन इस बार नहीं। बड़े बुजुर्ग गेरलैंड ने बाहें चढ़ाई। जुलूस के आखिरी सड़क पर मुड़ने से पहले वो माँ की चीख सुन सकता था। लोग जहाँ खड़े थे वहाँ बेचैनी से हिलने डुलने लगे। जब वो परिवार के घर पहुंचा तो बुजुर्गों के कौंसल को एक हैरान करने वाला नज़ारा देखने को मिला। एक आदमी जिसका चेहरा खरोचा हुआ था, निचला होंठ सूजा हुआ था और सर पर खून से सना गंजे दबे थे, जहां उसके बाल गुच्छों में नोचे गए थे, दरवाजे पर उनसे मिला। उसने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी जीभ अपने आप उस जगह चली गई जहां अभी अभी एक दांत निकाला था। उसने अपने होंठ अंदर खींचे और झुकने की कोशिश की। मुझे माफ़ करें सर, उस आदमी ने कहा, शायद पिता ने। मुझे नहीं पता कि उसे क्या हो गया है। ऐसा लग रहा है जैसे वो पागल हो गई हैं। उनके ऊपर छत से एक औरत चीखी और चिल्लाई जब बुजुर्ग घर में घुसे। उसके चमकदार काले बाल उसके सर के चारों ओर ऐसे उड़ रहे थे जैसे लंबे फुफकारते सांपों का घोंसला हो। वो किसी कोने में फंसी जानवर की तरह फुफकार रही थी और थूक रही थी। वो एक हाथ और एक पैर से छत की बीम से चिपकी हुई थी और दूसरे हाथ से बच्चे को कसकर पकड़ा हुआ था। बाहर निकलो, वो चिल्लाई। तुम उसे नहीं रख सकते। मैं तुम्हारे चेहरों पर थूकती हूँ और तुम्हें गालियाँ देती हूँ। मेरे घर से तुरंत निकल जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे आंखें निकालकर कौवों को फेंक दूंगी। बड़े बुजुर्ग उसे मुंह खोल देख रहे थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। कोई भी एक बर्बाद बच्चे के लिए नहीं लड़ता, ये बस नहीं होता। एंटेन अकेला रोने लगा। उसने कमरे में मौजूद बड़ों से अपने आंसू छिपाने की पूरी कोशिश की। गेरलैंड ने तेजी से सोचते हुए अपने रूखे चेहरे पर एक अच्छा भाव बनाया। उसने माँ की तरफ अपनी हथेलियाँ घुमाई ताकि उसे लगे कि उसका कोई बुरा इरादा नहीं है। उसने अपनी मुस्कान के पीछे दांत बींच लिए। ये सारी अच्छाई उसे लगभग मार ही डाल रही थी। हम उसे बिल्कुल नहीं ले जा रहे हैं, मेरी बेचारी गुमराह लड़की, गेरलैंड ने अपने सबसे सब्र वाली आवाज़ में कहा। चुड़ैल उसे ले जा रही हैं, हम बस वही कर रहे हैं जो हमें बताया गया है। माँ ने गुस्से में
बालों की तरह। सीने में गहरी आवाज निकाली। गेरलैंड ने हैरान पति के कंधे पर हाथ रखा और धीरे से दबाया। लगता है मेरे अच्छे दोस्त, तुम सही हो, तुम्हारी पत्नी पागल हो गई है। उसने चिंता का दिखावा करके अपने गुस्से को छिपाने की पूरी कोशिश की। बेशक ये एक रेयर केस है, लेकिन ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। हमें दया दिखानी चाहिए। इसे देखभाल की जरूरत है, दोष की नहीं। झूठा, औरत ने थूका। बच्चा रोने लगा। औरत और भी ऊपर चढ़ गई, दोनों पैर पैरेलल छातरों पर रखे और अपनी पीठ छत की ढलान से टिका ली। खुद को इस तरह से रखने की कोशिश कर रही थी कि बच्चे को दूध पिलाते समय वो पहुंच से दूर रहे। बच्चा तुरंत शांत हो गया। अगर तुम उसे ले जाओगे, उसने घुर्राते हुए कहा, मैं उसे ढूंढ लूंगी, मैं उसे ढूंढ कर वापस ले आऊंगी। देख लेना, मैं ऐसा करके रहूंगी और उस चुड़ैल का सामना करूंगी। गेरलैंड हंसा। अकेले? ओह, तुम बेचारी खोई हुई इंसान। उसकी आवाज मीठी थी, लेकिन उसका चेहरा जलता हुआ अंगारा था। दुख ने तुम्हारे होश उड़ा दिए हैं। सदमे ने तुम्हारे बेचारे दिमाग को झंझोर कर रख दिया है। कोई बात नहीं, हम तुम्हें ठीक कर देंगे जितना हो सके। गार्ड्स, उसने उंगलियां चटकाई और हथियारबंद पहरेदार कमरे में घुस गए। एक स्पेशल यूनिट, जिसे हमेशा की तरह स्टार ऑफ सिस्टर्स ने दिया था। उनके कंधे पर धनुष्बाण लटके थे और कमर में छोटी तेज धार वाली तलवारें म्यान में बंधी थी। उनके चेहरे पत्थर की तरह सख्त थे और बुजुर्ग अपनी ताकत और रुतबे के बावजूद उनसे दूरी बनाने लगे। सिस्टर्स के पास अलग ही ताकत थी, उनसे उलझना ठीक नहीं था। इस पागल औरत की पकड़ से बच्चे को अलग करो और उस बेचारे को टावर तक ले जाओ, गेरलैंड ने आदेश दिया। उसने छत पर खड़ी माँ को घूरा, जो अचानक बहुत पीली पड़ गई थी। स्टार ऑफ सिस्टर्स जानती हैं कि टूटे हुए दिमाग का क्या करना है। मेरी प्यारी, मुझे यकीन है कि इसे कोई दुख नहीं होता। गार्ड्स काबिल, शांत और पूरी तरह से बेशर्म थे। माँ के पास कोई मौका न था। कुछ ही पलों में उसे बांध दिया गया। उसके पैरों में बेड़ियां डाल दी गई और उसे उठाकर ले जाया गया। उसकी चीखें खामोश शहर में गूंजती रही और फिर अचानक रुक गई जब टावर के विशाल लकड़ी का दरवाज़ा जोर से बंद हो गया और उसे अंदर बंद कर दिया गया। दूसरी ओर बच्ची जब बड़े बुजुर्ग की बाहों में आई तो थोड़ी देर के लिए रोई और फिर अपना ध्यान अपने सामने झुके हुए चेहरे पर लगाया, जो लड़खड़ा रहा था, सिकुड़ा हुआ था और मुड़ा हुआ था। उसका चेहरा गंभीर, जिससे गेरलैंड के लिए नजरें हटाना मुश्किल हो रहा था। बच्ची के बाल काले घुंघराले थे और आंखें काली थी। चमकदार त्वचा पॉलिश किए हुए एम्बर की तरह। उसके माथे के बीच में उसके जन्म के समय का एक निशान था, जो आधे चांद की आकार का था। माँ के माथे पर भी ऐसा ही निशान था। आम कहानियों में कहा जाता था कि ऐसे लोग खास होते हैं। गेरलैंड को आमतौर पर कहानियों से नफरत थी और उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं था जब प्रोटेक्टोरेट के नागरिक खुद को दूसरों से बेहतर समझने लगते थे। उसने अपनी बाहें और गहरी की और पास झुकाकर अपनी बाहें सिकोड़ ली। बच्ची ने अपनी जीभ बाहर निकाली। डरावना बच्चा, गेरलैंड ने सोचा। जेंटलमैन, उसने पूरे शान से कहा, अब समय आ गया है। बच्ची ने यह खास मौका गेरलैंड के कपड़ों पर एक बड़ा गरम गीला दाग छोड़ने के लिए चुना। उसने ध्यान न देने का नाटक किया, लेकिन अंदर ही अंदर वो गुस्से से उबल रहा था। उसने ये जानबूझ के किया। उसे इस बात का पूरा यकीन था। कितना घिनौना बच्चा है।
जुलूस हमेशा की तरह उदास, धीमा और बहुत ज़्यादा धीरे धीरे चल रहा था। गेरलैंड को लगा कि वो बेसब्री से पागल हो जाएगा, लेकिन जब प्रोटेक्टोरेट का गेट उनके पीछे बंद हो गया और नागरिक अपने उदास बच्चों के साथ अपने फीके छोटे घरों में लौट आए, तो बड़ों ने अपनी रफ्तार तेज कर दी। लेकिन हम भाग क्यों रहे हैं अंकल? एंटीन ने पूछा। चुप रहो लड़के, गेरलैंड फुसफुसाया, और चलते रहो। किसी को भी जंगल में सड़क से दूर रहना पसंद नहीं था, यहाँ तक कि बड़ों को भी नहीं, गेरलैंड को भी नहीं। प्रोटेक्टोरेट के दीवारों के ठीक बाहर का इलाका काफी सुरक्षित था थ्योरी में, लेकिन हर कोई ऐसे किसी न किसी को जानता था जो गलती से बहुत दूर भटक गया था और एक सिंक होल में गिर गया या कीचड़ के गड्ढे में पैर रख दिया, जिससे उसकी ज़्यादातर चमड़ी जल गई, या ऐसी दलदली जगह पर चला गया जहां हवा खराब थी और कभी वापस नहीं लौटा। जंगल खतरनाक था। वो एक घुमावदार रास्ते पर चलते हुए 5 पुराने पेड़ों से घिरे एक छोटी सी जगह पर पहुंचे, जिसे चुड़ैल की दासियां कहा जाता था, या 6। क्या पहले 5 नहीं थे? गेरलैंड ने पेड़ों को घूरा, उन्हें फिर से गिना और अपना सर हिलाया। 6 पेड़ थे, कोई बात नहीं। जंगल उस पर हावी हो रहा था। आखिर वो पेड़ दुनिया जितने ही पुराने थे। पेड़ों के घेरे के अंदर की जगह खाई वाली और मुलायम थी, और बड़ों ने बच्ची को उस पर लिटा दिया और पूरी कोशिश की कि उसे ना देखे। वो बच्ची की तरफ पीठ करके तेजी से जाने लगे। तभी उनके सबसे छोटे सदस्य ने अपना गला साफ किया। तो हम उसे यहीं छोड़ दे? एंटीन ने पूछा। क्या ऐसा ही किया जाता है? हाँ भतीजे, गेरलैंड ने कहा, ये ऐसे ही किया जाता है। उसे अचानक थकान की एक लहर महसूस हुई जो बैल के जुएं की तरह उसके कंधों पर आ गई थी। उसे लगा कि उसकी रीढ़ की हड्डी झुकने लगी है। एंटीन ने अपनी गर्दन पे चुटकी ली। ये उसकी एक घबराहट वाली आदत थी जिसे वो छोड़ नहीं पाता था। क्या हमें चुड़ैल के आने का इंतजार नहीं करना चाहिए? दूसरे बड़े बुजुर्ग असहज चुप्पी में डूब गए। फिर से कहना, एल्डर रैस्पिन, जो बड़ों में सबसे कमजोर थे, ने पूछा। हाँ बिल्कुल, एंटीन की आवाज धीमी हो गई। हमें निश्चित रूप से चुड़ैल का इंतजार करना चाहिए, उसने धीरे से कहा। अगर जंगली जानवर पहले आ गए और उसे ले गए तो हमारा क्या होगा? दूसरे बड़े बुजुर्गों ने गेरलैंड को घूरा। उनके होंठ कसे हुए थे। खुशकिस्मती से भतीजे, उसने जल्दी से कहा और लड़के को दूर ले जाते हुए बोला, ये कभी कोई समस्या नहीं रही है। लेकिन एंटीन ने कहा और फिर से अपनी गर्दन पे इतनी जोर से चुटकी ली कि निशान पड़ गया। लेकिन कुछ नहीं। गेरलैंड ने लड़के की पीठ पर मजबूती से हाथ रखते हुए अच्छी तरह से बने रास्ते पर तेजी से चलते हुए कहा, और एक एक करके बड़े लोग बाहर निकल गए, बच्ची को पीछे छोड़ गए। एंटीन को छोड़कर बाकी सब ये जानते हुए चले गए कि ये सवाल नहीं था कि बच्ची को जानवर खाएगा या नहीं, बल्कि ये था कि उसे ज़रूर खा लिया जाएगा। वो उसे ये जानते हुए छोड़ गए कि वहाँ सच में कोई चुड़ैल नहीं थी, वहाँ कभी कोई चुड़ैल नहीं थी। वहाँ बस एक खतरनाक जंगल और एक अकेली सड़क थी और एक ऐसी जिंदगी पर कमज़ोर पकड़ थी जिसका मज़ा बड़ों ने पीढ़ियों से लिया था। चुड़ैल यानी उस पर विश्वास ने लोगों को डरा हुआ, दबा हुआ और आज्ञाकारी बना दिया था। जो अपनी जिंदगी उदासी की धुंध में जीते थे, उनके दुख के बादल उनकी समझ को सुन कर देते थे और उनके दिमाग को नम कर देते थे। ये बड़ों के बिना रोक टोक के शासन के लिए बहुत सुविधाजनक था। बेशक ये अप्रिय भी था, लेकिन इसका कुछ नहीं किया जा सकता था।
जब वो पेड़ों के बीच से गुजर रहे थे तो उन्हें बच्ची के रोने की आवाज़ सुनाई दी, लेकिन रोने की आवाज़ जल्द ही दलदल की आवाज़ों, चिड़ियों की चहचहाहट और पूरे जंगल में पेड़ों की लकड़ी की चरमराहट में बदल गई। और हर बड़े बुजुर्ग को पूरा यकीन था कि बच्ची सुबह तक जिंदा नहीं रहेगी और वो उसे फिर कभी नहीं सुनेंगे, कभी नहीं देखेंगे और ना ही उसके बारे में कभी सोचेंगे। उन्हें लगा कि वो हमेशा के लिए चली गई है, लेकिन जाहिर है वो गलत थे।